ठीक आहे, बोलो. एक मुलगी आहे 16 इयर्स. ओके. तिची वेट आहे 64 kg सर. हेतू आणि तिला 64 kg आहे वेट. दारुड आणि स्थौल्य म्हणजे स्थौल्यासाठी आलीच नव्हती ती पेशंट, दारुडासाठी आली होती आणि पिंपल्स. तर तिचे हेतू सर अध्यसन होतं सगळं. 7 to 8 टाइम्स त्यांचं खाणं होतं. अध्यसन होता आणि 7 ते 8 म्हणजे 7 ते 8 वेळा जेवण ओके खायचं. हेतू हा होता. आणि ते योगर्ट असतं ना ते ताक, योगर्ट, परत चिप्स, कोल्ड ड्रिंक. ओके. आणि घरात मग जे पण असेल ते कंटिन्यू खातच राहायचं. 2-2 तासाने आई द्यायची त्यांना, फ्रूट सॅलड. ओके. असे हेतू होते. बर. आणि सर मग मी तिला पाचन म्हणून आरोग्यवर्धिनी दिलं होतं आणि कृमी कुठार दिलं होतं आणि त्रिफळाचा काढा आणि केश धुवायला दिले होते मी. बर. 15 दिवसांनी तिला वेट लॉस 1 kg होता. पण ते डॅन्ड्रफ मध्ये थोडं कमी झालं, पण पिंपल्स अजिबात कमी नव्हते झाले. बर बर. आणि थोडं हेअर सुटिझम पण होतं सर तिला. बर बर. अजून त्यांना असं वाटलं की आता माझ्या 15 दिवसातच पिंपल जायला पाहिजे, तर असं थोडी म्हणजे त्याला वेळ लागतो ना, म्हणून मी त्यांना काउन्सिल पण केलं होतं आणि फूड बद्दल आणि व्यायाम करायला पाहिजे त्याबद्दल पण केलं होतं. पण त्यांची जी हॅबिट होती ना, तर त्यांना ते वेगळं वाटलं असेल, म्हणून मग त्यांनी ते सोडली ट्रीटमेंट नंतर. ह्याला लागून कोणाचा काही प्रश्न आहे? वडिलांना पण हायपरटेन्शन आहे, आईला पण कोलेस्टेरॉल आहे. ओके. आणि छोटी बहिणीचं पण वेट 45 kg होतं. ओके. आणि तिला 2 टाइम्स UTI पण झाला होता. ओके. और यही है ना केस? हो सर, एवढंच होतं. इसको ऐसी किसी और मला फक्त हे विचारायचं होतं की तिचा विकृत मेद, आणि मी त्यांना सांगितलं होतं विकृत मेदामुळेच तुला ते डॅन्ड्रफ होतोय आणि जोपर्यंत तुझं वेट लॉस होणार नाही, स्थौल्य कमी होणार नाही तोपर्यंत आणि हे कमी होणार नाहीये. तो ये जो फैमिली हिस्ट्री है ना उनकी, कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो इनका आहार विहार बहुत गलत होगा. विरुद्धान्न सेवन रहता है, ठीक है. 8 बजे उठना, 9 बजे उठना, ये दिवा स्वाप में ही आता है. अगर कोई बोल रहा है कि मैं 8 बजे जल्दी उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, तो ये दिवा स्वाप में भी आता है. तो ये छोटे मोटे हेतु जो है वो हर एक के ज़िंदगी में घटते हैं. दिवा स्वाप करना, अजीर्णाशन करना, सुबह 8 बजे 9 बजे नाश्ता करना और 12 बजे खाना खाना, तो ये अजीर्णाशन ही है, ठीक है. तो ये ऐसे हेतु घटती है, इसीलिए होती है, इसीलिए तो हम शोधन करते हैं, पाचन करते हैं, ठीक है. कोई पेशेंट ऐसे नहीं आता कि मैं तिक तरस खा के आया हूँ, 4 दिन तिक तरस खा के आया हूँ, 4 दिन लंघन 2 दिन लंघन करके आया हूँ, ऐसा कोई पेशेंट आता ही नहीं है. तो हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट आते हैं 95% 99% वो आमदोष प्रदोषजन्य जो कुछ दोष प्रकोप हो ऐसे ही आते हैं. तो इसीलिए हम पाचन हर वैद्य बोलता है पाचन दो, इसीलिए वो हम पाचन देते हैं, ठीक है. तो इनके ऐसे ये जो कुष्ठ के पेशेंट है, ऐसे ये जो त्वचा विकार के पेशेंट है, उनको पहले उनकी दिनचर्या जो है वो स्ट्रिक्टली उनको बतानी है कि ऐसे ऐसी दिनचर्या करनी है. खाने का रोल इसमें बहुत है. अगर अजीर्णाशन उसका होता रहा उस पेशेंट का, एक मिनट ना मैं इनका माइक बंद करता हूँ. तो अजीर्णाशन ये अगर हेतु बार बार होता रहा तो आम उत्पत्ति होती रहेगी और ये त्वचा विकार पूरा जाएगा ही नहीं. तो उनको एक तो बोलना है कि सुबह नाश्ता ब्रेकफास्ट करना ही नहीं है, उसके पहले लंच ही करो. 10-11 बजे लंच ही करो डायरेक्ट, या फिर 12 बजे तक लंच करो, तब तक कुछ भी मत खाओ पियो. ये लंघन जो है वही पाचन करेगा उनका, ठीक है. और रात का खाना जो है वो 6 बजे से पहले या फिर 6 बजे करना है. ये इतना किया तो वो जो आम है वो अच्छे तरह से उसका पाचन हो जाता है. उसके साथ
जो कुष्ठ के जो बताए गए हैं, मांस नहीं खाना है, दधी नहीं खाना है, मत्स्य नहीं खाना है, हाँ, मांस के जो नियम है वो, ये सब जो है वो फॉलो करने हैं। हाँ, मांस का सेवन ज़्यादा रहता है, कईयों में पर्युषित अन्न ज़्यादा रहता है, कईयों में क्या रहता है कि रात का इडली डोसा ये जो रहता है ना, ये अभिसंधि फूड है। हाँ, रात को भिगो कर रखना ये अभिसंधि फूड है, तो ये भी रहता है। तो ये जो खाने पीने की जो चीज़ें है वो स्ट्रिक्टली उनको बोलना है। ये अगर आपने नहीं किया तो आपका स्किन प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ये स्ट्रिक्टली बोलना है। डायरेक्ट दवाई पर नहीं आना है। अगर वो कबूल करे, ठीक है, कि बाबा मैं ये करूँगा, तो ही अगली स्टेप रहेगी कि दवाई देनी है। ठीक है, आपका माइक चालू रखो ताकि मुझे पता चले कि आप सुन रहे हो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, उससे साथ त्वचा विकार के बाकी के जो हेतु है, अभी बाकी त्वचा विकार तो आपको मालूम है कुष्ठ, पर बाकी के जो भी हेतु रहते हैं कि असत्य है बोलना, असत्य बोलना रहता है, किसी की निंदा करना रहता है, ठीक है, ये जो छोटे छोटे हेतु है वो रक्तदुष्टि डेली रक्तदुष्टि उनसे थोड़ी थोड़ी होती रहती है। तो ये जो हेतु है वो भी कम करने के लिए बोलना है। हाँ, त्वचा विकार में जो हेतु बताए गए हैं विहारज, उसमें दिवा स्वाप आया है। हाँ, तो 8 बजे सोना, 9 बजे सोना, इससे त्वचा विकार बढ़ता है। तो आप कितनी भी अच्छी दवाई दो, अगर वो पेशेंट 8-9 बजे उठ रहा है तो ये रोज़ दिवा स्वाप हो रहा है, तो रोज़ दवाई खाकर कुछ फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, तो ये उसका बंद करना है। रात्रि जागरण होगा तो वो बंद करना है। हाँ, ऊपर से क्या करते हैं हम ट्रीटमेंट देते हैं, पर वो बाकी की जो चीज़ें हैं वो नहीं स्टॉप करते। तो उन पेशेंट का ऊपर से नमक डालना खाना खाने में वो बंद करना है, दिवा स्वाप बंद करना है, ये सब करना है। दंत धावन के लिए त्रिफला या फिर नींब का दंत धावन उनको बोलना है सुबह, क्योंकि सुबह कब जमेगा मुंह में, वो ये क्या होता है वो ये कर देते हैं, अंदर लेते हैं, तो वो नींब या फिर त्रिफला का दंत धावन करना है। उनका जो पानी है, हाँ, पानी जो है वो बदलना है। जो पानी पीते हैं ना रेगुलर, वो पानी के गुण बताए तो उसमें बताया है कि हमारा जो सामान्य पानी हम पीते हैं ना, तो उसका गुण बताया है कि वो अभिसंधि है, ठीक है। और क्वथित जल का गुण बताया है कि वो अनभिसंधि और लघु है। क्वथित जल का गुण अगर बॉईल करके ठंडा किया हुआ पानी का अगर गुण अनभिसंधि और लघु बताया है, तो हम जो दिन का पानी जो लेते हैं वो अभिसंधि है और गुरु है, ठीक है। तो रोज़ पानी पीता है, वो स्किन प्रॉब्लम का पेशेंट रहता है ना, उसको मालूम रहता है कि बहुत पानी पीने के बाद वो साफ़ हो जाएगा पेट और मेरा स्किन प्रॉब्लम कम हो जाए, तो वो अभिसंध और बढ़ता है और स्किन प्रॉब्लम ट्रिगर मिलता है। तो पानी जो है वो उनका बहुत कम करना है। हाँ, और जो पानी पिएगा, वो जो कुछ पानी वो पीता रहता होगा 1 लीटर या फिर कुछ भी, तो उसमें खदीर डालना है। क्या डालना है? खदीर। खदीर चूर्ण बहुत सस्ता मिलता है, और खदीर जलपान ही करना है उसको। हाँ, कितना डालना? 1 लीटर पानी में आधा चम्मच खदीर, और वो बॉईल करो, और ठंडा पानी हो, दिन भर कभी भी उसको प्यास लगी तो वही पानी पीना है। हाँ, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, वो पहले कवर करने की। फिर क्या करना है, जो त्वचा विकार है, कुष्ठ है, उसके हेतु कौन से घड़े हैं। हमें ज़्यादातर जो कुष्ठ दिखता है जो हमारे क्लिनिक में आता है हर एक के, वो कफज पित्तज ऐसे मिक्स लक्षण करके आता है। तो उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है कि वो कफज है क्या पित्तज है। हाँ, वातिक होगा तो स्ट्रिक्टली वो दिखता ही है वातिक है। हाँ, अगर आज कुष्ठ यहाँ है, 4 दिन के बाद वो फैल रहा है तो वातिक है। वो कृष्णवर्णीय है, वातिक है। उसमें तोद है तो वातिक है, ठीक है। कफ पित्तज कुष्ठ ये दोनों आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि उसके हेतु कफज है और लक्षण दिख रहे तो कफज कुष्ठ, उसके हेतु पित्तज है, लक्षण वैसे दिख रहे तो पित्तज। ये आइडेंटिफाई स्ट्रिक्ट करो। फिर वो स्ट्रिक्ट करने के बाद कफज कुष्ठ पित्तज कुष्ठ के द्रव्य जो है वो आपको मालूम है। हाँ, वो मैंने त्वचा विकार के जो एक द्रव्य चिकित्सा है उसमें मैंने वो सब काष्ठौषधि बताई गई है। तो वो कफ पित्तज के काष्ठौषधि है वो आप सिलेक्ट करो। इतनी सिंपल है, आपको कोई भी रस औषधि देनी नहीं पड़ती। त्वचा विकार के पेशेंट एकदम झट से ठीक हो जाते हैं अगर आपका गुण आपको पता चले हेतु के। हाँ, और उस गुण के हिसाब से अगर आपने दवाई दी तो कुछ भी आरोग्यवर्धिनी भी नहीं देनी पड़ती, अमृतादि गुगुल भी नहीं देना पड़ता, कुछ भी नहीं देना पड़ता। आप पानी उसके पानी चेंज करो, पीने का पानी चेंज करो, अन्न चेंज करो, अन्न का टाइमिंग चेंज करो, अजीर्णाशन होना नहीं चाहिए ये चेंज करो। और ये ऐसे अगर आपने चेंज किया और वो कफज है क्या पित्तज है, और कफज है तो कौन से गुण से कफज है, अति अम्बुपान किया तो द्रव गुण से कफज है। हाँ, ठंडे में एसी में बैठ रहा है तो शीत गुण से कफज है। हाँ, पित्तज है तो कौन से गुण से पित्तज है।
ये आपने आइडेंटिफाई किया तो आपको द्रव्य सिलेक्शन के लिए बहुत इजी पड़ेगा। शास्त्रकारों ने ऐसे भी रचना की है कि अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, कुष्ठ का कफज भी नहीं समझ में आ रहा है, पित्तज भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके हाथ में कुछ तो जोकर रहना चाहिए ना पत्ते झिंकने के लिए। तो आपके ताश के पत्ते झिंकने के लिए आपके पास जोकर होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे कई योग दिए हैं, जैसे खैर दिया है, नींब दिया है, दारवी दिया है, ये तीनों का क्वात दे दो बोला है। तो ये तीनों का क्वात अगर दिया और कफज भी हो या पित्तज भी हो, ये दोनों में काम कर देता है। नहीं काम कर किया और बढ़ ही रहा है तो वो वातज है, वो उसका घृत बना कर दो। ऐसे मास्टर कीज जो है वो ग्रंथकारों ने हर अध्याय में, चरकाचार्य ने भी और वाग्भट्टाचार्य ने, इन्होंने छोड़ दी है मास्टर की कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और फिर भी आपको बहुत पढ़ाई करनी है और प्रिसाइजली ट्रीटमेंट देनी है, तो आपको ये सोचना पड़ता है कि मलबद्धता से उत्पन्न ये कुष्ठ है, अर्श उसकी पूर्व रूप, उसके स्वतंत्र व्याधि अर्श है और फिर कुष्ठ हुआ है, ऐसा है तो मणिभद्र गुड़ यूज करो। अगर मानसिक कारण है और क्रोध ज़्यादा उसको आता है और कुष्ठ है तो आप शिरोधारा यूज करो, तक्रधारा यूज करो, तो उससे कुष्ठ जाएगा। प्रमेह है और कुष्ठ है ऐसे है तो आप दारवी, हरिद्रा, नवायास ये यूज़ करो। तो ये फिर प्रिसाइज हो गई ट्रीटमेंट, ठीक है। पर ग्रंथकारों ने ऐसे सब दिया है। अगर आपको उस स्टेज का भी नहीं आता तो नीचे स्टेज का भी दिया है। तो त्वचा विकार जो है ना वो ठीक करने के लिए बहुत इजी भी है और डिफ़िकल्ट भी है। अगर हमने क्या हुआ, हेतु के गुण नहीं पता चले तो क्या होता है, कभी कभी ट्रीटमेंट भी संसर्ग कर देती है, ठीक है। ट्रीटमेंट भी क्या करती है, संसर्ग कर देती है। अगर कफ पित्तज कुष्ठ आ गया आपके पास, और उसका मूल जो उसका जो हेतु है वो आतज है, हाँ, वात पित्तज है, अगर कुष्ठ आ गया और उसका जो मूल उदावर्तजन्य है ऐसा, और पित्तज दिख रहा है वो, तो लक्षण वो पित्त के दिखाता है। और फिर हम क्या करते हैं, पित्त के शमन के लिए कुछ तो उसको कल्प देते हैं, शीत गुण दिक्कत देते हैं। तो पेशेंट बोलते हैं हाँ अभी जलन कम हो गई पर मैडम इधर का कुष्ठ गया पर इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हम क्या करते थे, उसके साथ खेलते हैं। इससे अच्छा कि आप उसके हेतु के गुण अच्छी तरह से देख लो, हेतु कौन से देख लो, वो हेतु उसके लक्षण को मैच करते हैं क्या देख लो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ग्रंथ में दिए हुए जो कल्प है, मास्टर कीज है, हाँ मैंने जैसे बताया अभी वैसे, या फिर त्रिकटु, खदीर, गुड़, इनकी गोलियां बनाओ वो दे दो, ऐसे ऐसे बहुत से दिए है उन्होंने कि सभी कुष्ठ में चले गए। तो ऐसे आप जो जोकर है वो यूज़ कर सकते हो। जोकर कब तक यूज़ करना चाहिए, अब तो नहीं समझ में आ रहा है, हाँ 3 दिन वो जोकर दे दो, उसके बाद तब तक आप सोचो कि क्या उसका हेतु है, तब तक आपको टाइम मिलेगा। अभी जब नई प्रैक्टिस रहती है और कुष्ठ के पेशेंट आते हैं, सोरेसिस आया, फिर कुछ क्रॉनिक कुष्ठ आ गया, तो उस समय क्या होता है, सभी लक्षण दिखते हैं, तो मैं शुरुआत कैसे करूं, ऐसे जब होता है तो कुछ तो अभी देना है, तो ये कुछ तो जो देना है ना वो ये दे दो, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये स्ट्रिक्टली वातज है, ये वातिज उसके हेतु वातिक है, लक्षण वातिक है, तो ये जो योग है उसके घृत दे दो, ठीक है। घृत नहीं सिद्ध है आपके पास तो ये अनुपान उसका घृत दे दो, घृत के साथ दे दो ये योग, ठीक है। तो ये ऐसे करके अगर ट्रीटमेंट दोगे तो झट से वो सॉल्व हो जाता है कुष्ठ। तो एक लेक्चर है कुष्ठ का, कुष्ठ में काष्ठौषधि का प्रयोग, तो वो उसमें भी मैंने बहुत से बताया है कौन से मैं काष्ठौषधि यूज करता हूँ। तो काष्ठौषधि से मीन्स जो चूरन है, खदीर, कितना इसकी प्राइस क्या है, बहुत कम प्राइस है ना। नींब पत्र कितनी प्राइस है, बहुत कम प्राइस है। तो क्योंकि क्या है, आपको सोरासिस की ट्रीटमेंट करनी है, क्रॉनिक कुष्ठ की ट्रीटमेंट करनी है, कुष्ठ का पेशेंट 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने आपके पास आएगा, तो इतना उसको कॉस्टिंग देना है, मतलब आपका कॉस्टिंग भी कम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा औषधि यूज़ कर रहे हो तो बहुत ऑथेंटिक चाहिए, आपका ही वो वैद्य चाहिए जिसने बनाया है। तो इससे अच्छा ये काष्ठ औषधि करो, आपकी कॉस्टिंग कम पड़ जाएगी, वो 3, 4, 5, 6 महीने ले सकेगा और रिजल्ट भी मिलेंगे। हाँ सर, तो ये सब करो, ठीक है। कुष्ठ बड़ा ये है। दारुणक है तो दारुणक का वैसा प्रमेह, कुष्ठ, इसके जो कल्प है इनमें बताए गए, तो वो सब यूज़ करो, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उसको। जैसे जैसे अध्याय आगे आगे बढ़ता है ना, कोई भी अध्याय, कुष्ठ का ले लो, प्रमेय ले लो, कोई भी अध्याय, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो क्रॉनिक कुष्ठ के, या फिर कोई जो जिसका अध्याय हो, अधिकरण हो, उसके क्रॉनिक केसेस के कल्प बताते हैं वो। जैसे अभी आगे कुष्ठ है तो अगर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, फिर
क्रॉनिक कुष्ठ के योग आते हैं, है ना, उसमें विडंग है, मंडूर भस्म है, ये सब है ना, और उसका अवलेह बनाओ और वो दे दो। तो ये सिर्फ जब जब नहीं आ रहा है, छोटे मोटे औषधों से कुष्ठ नहीं कंट्रोल में हो रहा है, तो अध्याय के जो लास्ट लास्ट के योग रहते हैं ना, वो काम आते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अध्याय पढ़ो। हाँ सर। अभी ऐसे तारुण्य पिटिका का आता है, या फिर ऐसे कई आते हैं त्वचा विकार, और पता नहीं चलता अभी लेप कौन सा देना है। मैं इस स्टेज की बात कर रहा हूँ जब आप बैठते हो पहले दिन प्रैक्टिस को, पहला महीना रहता है, दूसरा महीना है, और अभी लेप कौन सा देना ये समझ में नहीं आता। तो ग्रंथकारों ने वैसे भी लेप दिए है, वाड़ा, उशीर, नागकेशर, चंदन करके लेप दिया है। सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों में उसका आप अवघर्षण कर सकते हो, लगा सकते हो, ग्रंथकारों ने दे दिया है। ठीक है, तो सभी स्टेज को वो ग्रंथ आपको मदद करेंगे। तो आपका काम है सिर्फ पेशेंट देखना, ग्रंथ पढ़ना, पेशेंट देखना, ग्रंथ पढ़ना, यही काम है। ओके। हाँ सर, थँक्यू सो मच। अजून और किसको कुछ पूछना है? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ बोलो। सर, आप मेलानिन जो है, मतलब लाइक बेटी लोगों का केस नहीं है, देयर इज अ सर वॉइस वापस रिपीट हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा है क्या? वॉइस माझा ये हा करा, तुम्ही मेसेज करा ना याच्यावर चॅटिंगवर, प्रश्न विचारा। और किसी को कुछ पूछना है? ये डिस्कशन हमारे लिए यही है, ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा आप सुनो, ऐसा नहीं, आप कोई केस बता सकते हो, हफ्ते में एक बार तो डिस्कशन चाहिए। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछो। पूछो, किसी को कुछ पूछना हो तो। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद क्या? हाँ, स्कार टू मेक लाइटर। स्कार मीन्स क्या? कौन से स्कार? पिंपल से हुए स्कार, मार्क इससे हुए स्कार? नाही, जेव्हा व्रण भरून झाल्यानंतर काळपट होतं, तर त्याला नॉर्मल स्किन करण्यासाठी काय करायचं? हाँ, व्रण झाल्यानंतर जब ये व्रण होता है और कृष्ण वर्णीय होता है तो ये वात की दृष्टि है। हाँ, कृष्ण वर्णीय है, कुछ भी कंडू नहीं है, उसमें तोद नहीं है, दाह नहीं है, ऐसे है ना व्रण। हेलो हेलो हेलो। यस सर। हाँ, उस व्रण को कुछ नहीं है ना? नहीं, व्रण को कुछ नहीं। हाँ, एक 10 साल का बच्चा है, हाँ, और उसके चीक्स पर ही वो व्रण है। कैसे उत्पन्न हुआ है वो? मार लग के या जल के? मार लग के। हाँ, तो मार लग के अगर उत्पन्न हुआ है तो वात, रक्त, सिद्ध घृत, ऐसे उसका ये करना है विचार। अगर अग्निदग्ध से उत्पन्न हुआ है तो मंजिष्ठा सिद्ध घृत बहुत अच्छी काम करती है, मंजिष्ठा सिद्ध घृत। और आपको पता ही नहीं किससे हुआ है, और यही करना है तो वर्णकर गण है, उसका लेप कर सकते हो आप। वर्णकर गण। मैंने थर्मारोलर है ना, वो घुमा के ये किया था। पारिपत्र जो है, पारिजातक फौरन से थोड़ा घर्षण करके दिए थे, चंदन, मंजिष्ठा, खदीर एंड ऑल मिक्स करके। देखो सुनो, उधर व्रण हुआ है, ठीक है? हेलो। हाँ। ये जो, हाँ सुनो, आवाज आ रही क्या? सर आ रही है। हाँ, जब आपका व्रण स्तब्ध हो
जब आपका व्रण उसमें संवेदना नहीं हो, जब आपके व्रण पर पसीना नहीं छूट रहा, जब आपका व्रण रुक्ष हो, जब आपका व्रण, आपका जो वहाँ की त्वचा है वो ठीक हो, हाँ, ऐसे में अवघर्षण बताया है। ऐसे में क्या बताया? अवघर्षण बताया। मीन्स उसको क्या होता है? रब करना है, उधर का निकालना है, जब तक खून ना निकले तब तक निकालना है। हाँ, वो फिर गोमय चूर्ण लो, उससे निकालो। हाँ, समुद्र फेन करके दिया है, उससे स्क्रब करो। ये आगे के जो मैंने बोला ना, ये चाहिए, ठीक है। और उसके स्क्रब करना है, फिर वो खून निकलने के बाद आप उस पर लेप लगा सकते हो, जो आपको उधर युक्ति प्रमाण से आपने जो निकाला है। हाँ, अभी ये उसको लग कर हुआ है व्रण, ठीक है। आप फिर उसको व्रण क्यों कर रहे हो? कुछ ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत, है ना। वो उधर स्तब्ध हुआ है, वो ठीक हुआ है। नहीं, ठीक नहीं है, ठीक है, बट मार्क है। मार्क रहने दो ना, फिर क्यों व्रण उत्पन्न करना है? ठीक है ना, वही बोल रहा हूँ मैं। अगर वो स्तब्ध हो, जाड़ा हो, ठीक हो, हाँ, उस पर कंडू हो, ठीक है ना। ऐसे कई आपने सोरियासिस देखे होंगे ना, कि ऐसे जाड़े जाड़े रहते हैं, हाँ, इधर, हाँ। तो ऑयल लगाओ, कुछ ऑयल एब्सॉर्ब भी नहीं होता, लेप लगाओ, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वो जब नहाते हैं तो और उसे इसके रब करते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ, स्क्रबिंग करते हैं तब, है ना। ऐसे देखे होगे कितने तो सोरियासिस, और जब खून निकलता है तो और उनको अच्छा लगता है। तो उनमें क्या करना है? ये ऐसा घर्षण करना है और ये करना है। अब ये जो बताया व्रण, उसमें आप मंजिष्ठ सिद्ध घृत उसको लगाने दो, और देखो थोड़ा थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ, मैंने जब ये सब किया तो एक चिक का कम हो गया, दूसरे चिक का नहीं कम हुआ, उसमें दिख रहा है, मतलब मार्केट। थोड़ा टाइम लगाओ, थोड़ा टाइम लगेगा ना। हमने ये किया रहता कि हाँ, अगर आपने वैसे करके वो हो रहा है तो वैसे ही दूसरे पर करो। पर लेप बच्चा है ना, छोटा एज है, उसकी त्वचा ऑलरेडी कोमल है। हाँ, ये जो अवघर्षण की जो चीज़ें है वो उसको बल चाहिए, हाँ, त्वचा को भी और इसको भी। हाँ, तो इस हिसाब से सिर्फ लेप करके होगा। और बच्चा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा ठीक हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। विष से उत्पन्न है तो चंदन अच्छा काम करता है, अग्निदग्ध से है तो मंजिष्ठ सिद्ध घृत काम करता है ना। ऐसे हम ये कर सकते हैं। नॉर्मल स्किन हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। धूप से अगर व्रण वैसा हो रहा है तो जो मसूर की दाल है वो अच्छी यूज होती है। हाँ, बचपन से थोड़ा ये है तो वो अम्बे हळद अच्छी काम करती है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर प्रमेय से उत्पन्न है तो फिर हरिद्रा अच्छी काम करेगी। और तो मेलेनिन इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो सिर्फ वात का ही विचार करना है। इंक्रीज हो रहा है, मेलेनिन इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्किन डार्क हो रही है। उसको अभ्यंग दे दो। हाँ, डेली करने के लिए अभ्यंग दे दो। पूरा अगर चेहरे को भी तेल नहीं लगाया और पूरे बॉडी को भी तेल लगाया तो चेहरे की भी कांति अच्छी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं, चेहरे को भी लगाना पड़ता है। हाँ, तो अभ्यंग देना चाहिए। हाँ, उसको पेट साफ होता है क्या देखो उसका डेली। वर्ण किस किस से खराब हो जाता है? दूषित क्लेद से खराब हो जाए, दूषित रक्त से खराब होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। ओजक्षय है, उससे वर्ण कम हो जाता है। हाँ, बोलो। वो बच्चे के पैर पे बॉइल्स बहुत आ रहे हैं। तो उसको तो रक्त दुष्टि है। ट्रीटमेंट उसको चालू करनी पड़ेगी। क्यों आ रहे हैं बॉइल्स, क्या हेतु घड़े है उसमें? He is under stress. That is one which I found out. तो डिटेल उसकी केस हिस्ट्री ले लो, ठीक है, एक बार ग्रुप पे डाल दो। हाँ, तो ठीक हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं है। पूरे बॉडी पर अगर ऐसे है तो नहाने का पानी भी बदलना। ये कई जो है ना शस्त्र आयुर्वेद के, नहाने का पानी बदलो, दंत धावन का चूर्ण बदलो,
पीने का पानी बदलो, अन्न का पानी बदलो, ये हम यूज़ ही नहीं करते। हम कैसे एलोपैथी जैसी प्रैक्टिस कभी कभार करते हैं ना, कि आया पेशेंट को कुष्ठ है, 4 मेडिसिन लिख कर दी, ठीक है ना। हम वैद्य है ना, तो हम वैद्य है तो हम आहार देखेंगे, विहार देखेंगे, आहार के हेतु देखेंगे, विहार के हेतु देखेंगे, मानसिक हेतु देखेंगे, इसलिए तो हम वैद्य है ना। तो 10 वर्ष के व्यक्ति में हम रक्त मोक्षण कर सकते हैं? किसमें? ये 10 साल का बच्चा है, उसमें रक्त फिर क्या, मोक्षण। जलों का किस लिए बताया? बच्चों के लिए बताया, बच्चों के लिए, औरतों के लिए जो डरते हैं, जो सुकुमार है, उनके लिए बताया। तो मैंने अभी उनको पंचतिक्त घृत दिया बच्चे को 5 ml डेली लेने के लिए। हाँ, क्या होता है ये जो अगर बच्चे हैं ना, अब आप हेतु देखो, पर जनरली क्या होता है, बच्चे हैं उनमें अगर दृष्टि हो तो ज़्यादातर कफ की दृष्टि होती है और कृमि की दृष्टि होती है। देखिए ना, हेलो हेलो, आपका माइक बंद करो। एक जनरली जो क्या बोलते हैं, एक ये रहता है ना कि अभी ये इधर चिपलून से अगर कोई फास्ट ट्रेन जाएगी तो मुंबई को ही जाएगी, ठीक है ना, ये एक फिक्स रहता है। हाँ, कई कबार वो अगर गई तो रसायनी में रुकेगी, रोहा में रुकेगी, वो अलग बात है, पर इधर से जो फास्ट ट्रेन जाएगी वो मुंबई की जाएगी, ठीक है ना। तो वैसे ही बच्चों को जो होगी बीमारियाँ, वो कफज होगी, कृमि ही होगी। क्योंकि कम साल में उन्होंने क्या रक्त प्रकोपक कुछ किया है क्या इतना, वो देखना पड़ेगा। ठीक है ना। उसका एज कफ का है तो उसको तेल सूट होता है घृत से, अच्छा चूर्ण सूट होता है, ठीक है, मध सूट होता है, हनी शहद सूट होता है, क्योंकि उसका वय है वो कफ का है। एक डिटेल आप केस हिस्ट्री लो उसकी, फिर डिटेल कुछ उसमें ये कर सकते हैं हम। गुरुत्व से फिर क्या होगा, और क्लेद बढ़ेगा, या फिर कफ वृद्धि होगी, वो स्किन प्रॉब्लम रहेगा बाजू में और उसको प्रतिशय हो जाएगा, ऐसा होता है ना फिर। ठीक है, ओके। और सर इसका ड्युरेशन दे सकते हैं क्या? एवढा लहान व्हायला नाही। किती वर्षाचा आहे तो, कितने साल का है वो? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स, क्या ये बहुत छोटा है ये। दवाई से ठीक हो जाएगा, इतना बड़ा AK-47 लेने की ज़रूरत ही क्या है, ये दवाई से ठीक हो जाएगा। आपको ढंग से अगर एग्जैक्ट उसको पता चला किससे हो रहा है, कि कुछ जो सूक्ष्म हेतु रहते हैं वो चालू रहते हैं दिन उसके। हाँ, तो सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करता है, ये सब डिटेल उसके लेने ऐसे डिटेल में सब कुछ पता चल चाहिए कुछ तो। नहाने का पानी बदलो बच्चे का, ये सब है ना चीज़ें। और सर एक प्रश्न है। हाँ, विचारा की सर हा प्रश्न झाला असेल तर मग हाँ पूछो आधीच्या लेक्चर्स मध्ये तर बघा, नाहीतर नवीन आहे। विचारा, काय नाही, आपण चर्चाच करणार। ये जे अभी जो पेशेंट आ रहे हैं क्लिनिक में, उनमें पोस्ट कोविड के पेशेंट रहेंगे या फिर नॉर्मल लोग भी है, उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा है। जैसे नींद नहीं आ रही है, डर लग रहा है, एंजाइटी, तो थोड़े टाइम तक एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ी दवाइयाँ लेते हैं, या फिर बहुत सारे पेशेंट डायरेक्टली साइकियाट्रिस्ट से जाके आते हैं। तो ये मानसिक व्याधि से कैसे हो गया, तो उनमें कैसे विचार करना है? तो दे आर नॉट एक्चुअली साइकियाट्रिक पेशेंट, बट दे आर ऑन दी स्टार्टिंग दी सम सिम्पटम्स ऑफ। तो ये क्या होता है, दो वैद्य रहते हैं, दोनों भी सेम मेडिसिन यूज़ करते हैं, सेम हेतु संप्राप्ति रहती है, और फिर भी एक को फ़र्क पड़ता है, एक को नहीं पड़ता है। देखो, आपका जो कंसल्टेशन जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग चाहिए। आप ही मास्क पहने हो, आप ही शील्ड पहने हो, आप ही 4 बार हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हो। मैंने 2 साल में एक से सैनिटाइज़र एक बार भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे संप्राप्ति ऐसे यही नहीं हो रही कि ऐसे मास्क से वो हम ये कर सकें, ठीक है। उस समय में कौशेय, काषाय, सूक्ष्म वस्त्र, सब वस्त्र थे ना,
हाँ, औपसर्गिक रोगश्च संक्रामंती नरांतरम, ये उन्होंने बोला है ना। उनको मालूम नहीं है कि संक्रामक रोग कैसे होते हैं, उनको मालूम है। हाँ, कुष्ठस्य ज्वरस्य शोकस्य लिखा है ना उन्होंने, प्रसंगात गात्र संस्पर्श ये भी उन्होंने लिखा है। उनको अगर ये सब मालूम है तो ये क्यों नहीं दिया मुख प्रावरण? जब वस्त्र का शोध लगा है तब उन्होंने क्यों नहीं दिया? ये सोचने वाली बात है ना। डर इतना बड़ी चीज़ है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो पहले हमें नहीं डरना चाहिए, पहली बात तो। हम डर गए तो फिर पेशेंट भी डरता है। वो ये देखता है ना, अपने आँखों में कॉन्फिडेंस है, वो पेशेंट को दिखता है। एक बार ओपीडी के बाहर गया पेशेंट तो इतने वो विश्वास से बाहर निकलना चाहिए ना कि अब मैं इनसे ही ठीक हो जाऊंगा। तो ये कंसल्टिंग में विश्वास, देखो दवाई 10 दिन देखो, लेकर देखो ठीक होगा क्या, देखो ऐसे होगा क्या, देखो, ये जो संदेह वाली बातें हैं ना, उससे उनका और कॉन्फिडेंस जाता है। वो बोलता है ये और एक डॉक्टर है मेरे लिस्ट में, बकेट लिस्ट में से, ठीक है ना। तो ये मानस हेतु अगर जी इसको विजय मिलन ये करना हो, उस पर अगर उसका नाश करना हो, तो 10 दिन के बाद पेशेंट को बुलाओ क्लिनिक में। और हर टाइम उनका आपका जो डोज है आत्मविश्वास का वो दे दो, ठीक है। और हमने ऐसे ही किया है। तो ये जो संप्राप्ति है कोरोना की, तो मुझे तो कभी लगी नहीं ऐसे कि बाबा ऐसे होता है, ऐसे होता ही नहीं। बाकी कुछ नाही। पोस्ट कोविड तर इतके पेशंट ठीक आहेत, पण काही आता ह्याच्यातले असे नॉर्मल पेशंट पण वाढलेत अच्छे, आपले रेग्युलर औषधं घेणारे सगळे पेशंट वगैरे असतील, तर ते सुद्धा कधी अशी नवीन लक्षणे घेऊन येतात। आता मागे एक पेशंट होते, त्यांची आई गेला आणि त्यांचा जॉब फेल झाला, जो असा स्ट्रेसफुल होता, जास्त पेमेंट ट्रान्झॅक्शनचा जॉब असतो तसा। मग ते त्यांना ते हँडल होईना, त्याच्यानंतर त्यांना झोप येणार नाही, भीती वाटणं असं सुरू झालं। आणि ते पेशंट पोस्ट कोविड पण होतेच, पण त्याला खूप वेळ गेला होता, वर्षभराचा वॅक्सिनेशन झाले होते। पण आता ह्या दिवसांमध्ये याचे इफेक्ट येतात जास्त सायकोलॉजिकली लक्षणं। मग हे जी छोटी लक्षणं आहेत नक्की छोटी, पण ती आपल्याकडे कोणत्या, हे बघा, जी मानसिक गोष्टी आहेत त्यांना औषधाने तुम्ही थोड्या प्रमाणात जिंकू शकता, थोड्या प्रमाणात, ठीक आहे। बाकीच्या गोष्टी आहेत ते तुम्हाला कन्सल्टिंगवरच आहेत सगळ्या। पेशंट बोलतात ना कितीतरी की तुम्ही बोललात की मला बरं वाटतं, काय हे लक्षण है कि नहीं। तो कंसल्टेशन है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो टोटली आयुर्वेदिक होना चाहिए। उस कंसल्टेशन जो कर रहा है उसकी परम श्रद्धा रहनी चाहिए आयुर्वेद पर। उस पेशेंट को लगना चाहिए मुझे कुछ भी नहीं होगा अगर ये इंसान हो तो, ठीक है ना। और कंसल्टिंग कैसे करना, क्या करना, उस पर तो एक बड़ा लेक्चर हो जाएगा, पर वो इम्पॉर्टेंट है। अगर पेशेंट को लग रहा है ना आपके पास आने के बाद, अरे बाप रे मेरा इतना बड़ा व्याधि है और मैं कैसे करूं, तो आप कंसल्टेशन में फेल हो। अगर पेशेंट आपके पास 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद भी आ रहा है और बोल रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपसे, 2-3 महीने के बाद भी आ रहा है, तो समझना आपकी पूरी प्रैक्टिस कंसल्टिंग पर चल रही है। कंसल्टेशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पेशेंट एक बार आता है तो वो बार बार फॉलोअप उसका वो देने चाहिए, वो आना चाहिए। उसने आते समय 4 पेशेंट लाने चाहिए। अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है और उसके साथ 4 अटेंडर हो और पेशेंट ने दवाई देकर गया, एक ही पेशेंट, और 4 जन भी गए उसके हाथ, तो गलत है। उस चारों को भी लगना चाहिए कि इधर ही इनको दिखाऊं, और एक पेशेंट के 5 पेशेंट होने चाहिए। इतना कंसल्टेशन का बहुत महत्व है, ऐसे मैं मानता हूँ। बराबर है कि नहीं। ऐसे लगता है ना क्लिनिक में आता है पेशेंट, पर सर 15 दिन के बाद आता ही नहीं, ऐसा होता है ना। तो उसको आप रोज हर टाइम ट्रिगर देने के लिए पेशेंट चाहिए ना। मानसिक पेशेंट अगर हो, वो डर रहा है ना, तो हर टाइम ट्रिगर देने के लिए चाहिए। भीति है, ये जो डर है ना, वो सबसे बड़ी बीमारी है। कहीं ये अभी पॉलिटिशियन देख रहे हो ना, हाँ, ये कितना टेंशन लेते हैं, देखो कुछ भी नहीं। दिमाग में कितनी चीज़ लेनी है, कितनी छोड़नी है, ये प्रोग्राम करना आना चाहिए। बाकी की चीज़ें हैं, विदारी यूज़ कर सकते हो, विदारी सिद्ध घृत यूज़ कर सकते हो, ओज का बल सब उसका बल बढ़ा सकते हो, ये सब चीज़ें है ही। पर जो आने के बाद जो कंसल्टेशन है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल, ठीक है ना।
जब पेशेंट को एक बार लगने लगा ना मैं ठीक होऊंगा इससे, तो शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं कि वो शरीर ठीक करता है। ये शरीर है ना वो बीमार रहने के लिए बना ही नहीं है, पहली बात, ठीक है ना। अगर आपको कुछ उधर स्किन में कुछ हो रहा है तो कंडू आता है। कंडू क्यों आता है? उधर का कफों का विलयन करने के लिए कंडू आता है। शरीर ठीक होने के लिए बना है, हमें सिर्फ उसको पुश करना है। इतना कॉम्प्लिकेटेड शरीर भगवान ने ऐसे ही थोड़ी बनाया होगा बीमारी पड़ने के लिए। तो ये कंसल्टिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए आपकी आयुर्वेद पर श्रद्धा बहुत होनी चाहिए। मैं आयुर्वेदिक दे रहा हूँ, मेरी फैमिली मेटाप्रेजोल खा रही है, मेरी फैमिली रेबिप्रेजोल खा रही है, मेरी फैमिली ये खा रही है, ऐसी नहीं होती श्रद्धा, ठीक है ना। मैं स्वर्ण प्राशन कर रहा हूँ, बच्चा मेरा वैक्सीन कर ले रहा है, ये नहीं होती श्रद्धा, ठीक है ना एकदम। पर और श्रद्धा रखने के बाद कुछ फायदा ही होता है सब कुछ, तो ये कुछ लॉस होता ही नहीं। तो वो श्रद्धा, वो विश्वास आपके आंखों में दिखता है रुग्ण को, और फिर वो बराबर काम कर देता है। आपके शब्द है ना, वो शब्द में ताकत आती है, ठीक है ना। आप रात को कहाँ हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, सुबह आयुर्वेदिक कर रहे हो, बीच बीच में डाइसाइक्लोमाइन आ रहा है ना, तो ये नहीं होता। फिर वो आंखें काम नहीं करती और शब्द भी काम नहीं करते आपके। ये जीवंत, ये जो है ना शास्त्र, इसमें आत्मा है ना, अमृता है ये विश्व है, इसमें आत्मा है, या अमृता ऐसी वनस्पति है ना, ठीक है ना। ये थोड़ी एसिटामिनोफेन है, निर्जीव नहीं है। तो ये इनमें सब भावनाएं हैं, ठीक है। रुग्ण को भावना है और हमारे में भावना है, ये तीनों भावनाएं ऐसे मिलनी चाहिए, तब जाके काम होगा। ये ऐसे मटेरियल प्रैक्टिस नहीं है ना, आया बुखार और दे दो पैरासीटामोल, ये नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो जब वैद्य बहुत पुराने वैद्य होते थे, तो वो बोलते थे कि मैंने जो दवाई दी वो वैसे काम करेगी, चाहे वो गलत भी हो। तो ये होता था ना ऐसे। तो ये प्रैक्टिस आयुर्वेद देखता है आप क्या कर रहे हो, आयुर्वेदिक कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। आपके मन में दूसरा विचार, शास्त्र विपर्यय, शास्त्र छोड़ के दूसरा विचार करना, ये पाप कर्म है। आप पढ़ाई नहीं करो ऐसा नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है सबकी। पर जब आपके सामने ऐसा होगा ना कि ये इमरजेंसी कंडीशन है और हमें आयुर्वेदिक करना है, तब जो मेमोरी, जो आपका मेमोरी का जो एक एक्स फैक्टर चालू होगा ना, वो वही काम करता है फिर। ऐसे मेरा मानना है, ये मेरा वैयक्तिक मत है। मतलब ऐसे पेशेंट को बुलाना है, बार बार बुलाओ, बार बार बुलाओ, छोटी छोटी चीजें उनकी पूछनी है, छोटे छोटे लक्षण में बेनिफिट दिखाना है, मेडिसिन थोड़े दे रहे ऐसे बता के उनको आत्मा, मतलब ये बढ़ाना है उनका आत्मबल बढ़ाना है उनका। अपना खुद बढ़ाओ पहले, फिर उनका बढ़ाना है। यही है ना सर, है ना, ऐसा ही है, बाकी कुछ नहीं। रेगुलर पेशेंट की तरह भी आए 15 दिन के बाद, ऐसे उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लो। उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। देखो ये हम कर रहे वैद्यकीय सेवा है, ओके, उससे पैसा मिल रहा है वो दूसरी बात है, पर ये सर्विस है, और सर्विस जब हम करते हैं तो आगे का जो है वो भगवान है, ठीक है ना। हमें वो सर्विस ही करनी चाहिए। और सर्विस करोगे तो लक्ष्मी आती ही है पीछे से। अब लक्ष्मी सोच कर करोगे तो फिर नहीं होता फिर कुछ। ऐसे। ओके, थैंक यू सर। आपकी कंसल्टिंग फ़ी, आपके मेडिसिन की रेट हम डिसाइड करते हैं, ऐसे नहीं रुग्ण डिसाइड करेगा। जब आपका अभ्यास अच्छा हो, आपकी निष्ठा अच्छी हो ना, तो रुग्ण ही डिसाइड करता है। आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा होता है। ऐसा है। और कोणाला काही विचारायचं मेसेजमध्ये टाकू शकताय, घरी विचारा, बिंदास विचारा, काय मी काय खूप सिनियर नाही वैद्य तुमच्यासारखं काय। काय विचारलंय? गर्भिणी वय 33 आहे, तिचं बाळ 6 महिन्याचं आहे, गर्भिणीला सुद्धा मलावरोध आहे आणि बाळाला सुद्धा मलावरोध आहे। प्रसूत झाल्यानंतर आईच्या मलाचा वेग आला नाही आहे, अशा केसमध्ये काय करायचं? तिचे बाळ 6 दिवसाचे आहे, गर्भिणीला मलावरोध। आता
गर्भिणीचा तुम्ही जब मासानुमासिक आपने जो मासानुमासिक अगर ये देखे होगे कल्प, तो उसमें मनुका आया है। तो इनको मृदु विरेचन जो है मनुका का वो देना है। बच्चे को बाढ़ हिरड़ा करके द्रव्य है बाड़गुटी में, उसके क्या बोलते, वळसे को क्या बोलते हिंदी में, उसको ऐसे उगाल कर 3-4 बार उगाल कर उसको देना है बच्चे को। मुरुड शेंग करके रहती है, उसके 3-4 बार उगाल कर उसको देना है। तो ये बाड़गुटी में 99% पेडियाट्रिक प्रैक्टिस कवर हो जाती है। हेलो, जिसने प्रश्न, आप पूछ सकते हो प्रश्न, ताकि कुछ और केस में हो डिटेल तो। हाँ स्मृति मॅडम. हाँ सर, बोला सर. हां, तो तुम्हाला ती बाळगुटी माहिती आहे, बाळगुटीमध्ये बाळ हिरडा असतो, मुरुड शेंग असते, पोटात कळ येते, संडासला होते, मुरुड शेंग वापरायची. मुरुड शेंग सर्व गुणाची आहे, तुम्ही त्याचे गुण बघा. हां लक्षात, संडासला जरासा घाण वास येतो आणि कळ मारून संडासच होत नाही. हां असं असेल तर ते हिरडा वापरायचा. तोंडात ओवा धरला आणि म्हणजे डिलिव्हरी झाली. बोला. हा सर, डिलिव्हरी झाली तेव्हापासून आईलाही वेळ आलेला नाहीये. तो डिलीवरी होने के बाद एक व्याधि हो जाता है, तो अर्श हो जाता है. तो उनको अर्श की दवाई चालू करो माता को. कुछ बड़ी दवाई दाने की ज़रूरत नहीं. सुरण पाउडर मिलती है सस्ती, और अभी हरितकी मिलती है, वो मिक्स करो 2 टाइम खाना खाने से पहले. उससे वो उसका ये हो जाता है. अब क्या है, डिलीवरी हुई है, आपको गर्भाशय भी शोधन करना है, ठीक है ना. हाँ, उसके बाळंतकाळे उसने ले लिए है ना. हो काय सर, बाळंतकाळे घेतलेत का त्यांनी सगळे. नाही घेतलेत सर. ठीक है. तो उनको ये भी करो क्या कि सुरण दे दो, अभया दे दो, हाँ देवदार दे दो, थोड़ा लता करंज करके है वो उसमें डाल दो. ऐसे उनको गर्भाशय भी शोधन हुआ नहीं रहेगा. हाँ, तो सूतिका ज्वर में भी ऐसे होता है. तो ये दे दो उनको. और बच्चे, हाँ बच्चे को मैंने बोला वो दे दो. अगर वो दूध पी रहा है, दूध पी रहा है, तो अगर स्तन्य दुष्टि अगर कुछ हो तो उसको स्तन्य पर लगाने के लिए अष्टांग का जो योग है, स्तन्य पर लगाने के लिए पाठा ये जो है ना कुटकी, तो वो स्तन्य पर लगाना है. 45 मिनट्स रुकना है, 45 मिनट्स के बाद वो लेप निकालना है और स्तनपान फिर करना है. ऐसे किए तो भी बालक का ये हो जाता है. हाँ, इतना इफेक्ट करता है वो स्तन्य लेपन. तो वो करो. स्तन्य दृष्टि पता चल जाती है, पानी में 2 बूंद डालने के बाद पता चल जाती है. हाँ, वातिक है तो उसको फेन आ जाता है, कफज हो तो उसको दिखता है, वो नीचे गाढ़ा गाढ़ा वो ये हो जाता है. माता का आहार विहार देखो, कफज है क्या और वातज है क्या, क्या है. दूध पीत नाहीये सर. दूधच नाही पीत. आईचं दूध पीत नाहीये तो, त्याच्या जवळ दूध गेलं तरी. ठीक आहे, मग ते सांगितलं त्याचप्रमाणे करा. आईला प्रेम असलं पाहिजे, वात्सल्य भाव असला पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. ती मज्जा प्रीती तिची जागृत झाली पाहिजे. ते त्यानंतर होणार सगळं ते. और चालेल सर. थँक्यू सर. बाळगुटी देनी है बच्चों को. सर डे 1 पासूनच. हाँ डे 1 आम्ही तर देतो बाबा. एकदम काय मोठी द्यायची. 3 दिवस झाल्यानंतर द्यायला सुरुवात केली तरी चालते. आपण भीती उगाचच आहे. डे 1 पासून ते स्टेरलॅक बिरलॅक देतो आणि ही बाळगुटी द्यायला काय, ते वेगळं काय आलंय ते देताय तुम्ही, आहे ना. ते वाईट का हे वाईट, त्याच्यात प्रिझर्वेटिव्ह आहे, ह्याच्यात प्रिझर्वेटिव्ह नो प्रिझर्वेटिव्ह, मग चांगलं कुठलं आहे की नाही. भीती आपल्याला ह्याची आहे बाळगुटीची आणि त्याची नाही, असा सगळा गोंधळ झाला आहे की नाही. लोणीच आठवायला सांगितलंय. मग अजून ठीक आहे सर. थँक्यू सर. ओके. वेगवेगळ्या वॅक्सिनचे परिणाम पण होतात, त्यामुळे तो विषय एक वेगळा येतो पेडियाट्रिशियनमध्ये. आला तोही विचार करावा लागतो. जसं वाटतं तुम्हाला दिसतं तसं नाही आहे. खूप काही गोष्टी त्याच्यात आहेत. पोलिओ वॅक्सिन, एरॅडिकेशन ऑफ पोलिओ प्रोग्राम बघा नीट, त्याच्यावरचे रिसर्च वाचा, कळेल खूप गोष्टी. आलं लक्षात. त्यामुळे असं काही नाही आहे हे दिल्यानंतर ते होईल किंवा ते दिल्या नाही तर ते होईल, असंही काही होत नाही. आलं लक्षात.
आपल्यात भीती खूप बसवली आहे ना एवढी मोठी की आपण खूपच घाबरतो. भीती खूप बसवली. कुत्रा चावला की रेबीजचं इंजेक्शन द्यायला पाहिजे. माझ्या पण मुलाला चावलेला कुत्रा, मी अष्टांगचा योग वापरला, काय नाही अजून काय, 4 वर्ष झाली त्याला. आपल्या डोक्यात बसवलं एवढं ना की ते खूप बसवलं आहे. असं आहे, डार्विन जात नाही आपल्या डोक्यातला, आइन्स्टाईन जात नाही, तोपर्यंत सगळा प्रॉब्लेम आहे. असं. ओके सर. और सर एक डायबिटीज पेशंट आहे, 45 इयर्स ओल्ड. तिला 10 वर्षापासून आहे सर डायबिटीज, आणि हायपोथायरॉइड पण आहे, आणि स्किन ॲलर्जी होते. म्हणजे जर तिने कॉटन सोडून दुसरे कपडे जरी घातले तरी तिला रॅश येते. आणि तिच्या हिस्ट्रीमध्ये ती अँटीहिस्टामिन म्हणजे एव्हिलची टॅबलेट घेते जेव्हा पण तिला ॲलर्जी होईल तेव्हा. आणि परत आता 3 ते 4 महिन्यापासून तिला प्रतिशाळेची पण हिस्ट्री आहे, खूप रनिंग नो जेव्हा ती बाहेर फिरते तेव्हा. आणि सर हे तिचे जे हेतू आहेत ना, तर ती बाहेर म्हणजे तिचं थंड वाऱ्यामध्ये फिरण्यामुळे प्रतिष्ठा झाला हे तर मला कन्फर्म आहे. पण तिचं जे स्किन डिसीज आहे ना त्याच्याबद्दल मला कळत नाही की म्हणजे मला वाटतं फक्त डायबिटीजमुळे विकृत कफामुळे तिला ते होत आहे. आणि तिला सर तिच्या हेतूंमध्ये तिला भूक पण नाही लागत, जसं की ह्याच्या पेशंट मध्ये सांगितलं की तृष्णा, अतिक्षुधा असं पण नाही. आणि तिचं खाणं पण खूप कमी आहे आणि भूक पण नाही लागत, म्हणजे ती खाल्लं जास्त तर तिला उलटी होऊन जाते. आणि हे मी तिला सहज, तिच्या आईला पण डायबिटीज होतं, तिचं एक कुलज म्हणून मी डायग्नोज केलं की प्रमेह, कारण तिचे हेतूमध्ये प्रमेहाचे हेतू नाहीच आहे. तर मग हे सगळं तिचं जे रॅश येते आणि ॲलर्जिक रायनायटिस म्हणजे प्रतिष्ठा आहे, तिला शिंका येतात खूप वेदर चेंज झालं की थंड वाऱ्यामध्ये, तर हे सगळं विकृत कफाचेच लक्षण आहेत ना सर. तर असे केसेस खूप येतात आता आपल्याकडे. आता कसे पहले के जैसे हेतु नहीं है ना, ऐसे टिपिकल हेतु लेकर कौन आएगा, नहीं आएगा. एलोपैथी की दवाई 10-10 सालों से लेकर रुग्ण आते हैं, है ना, और फिर वो दवाई हेतु रहती है कभी कभार. देखो स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, मलबद्धता आ गई, कुछ खाने में उल्टा सुल्टा हो गया, तो दूसरे दिन ट्रांजिएंट बदल होता है शुगर में, बहुत से पैरामीटर में बदल होते हैं, शुगर ही नहीं ईसीजी में से बदल भी होते हैं. वो स्टेज पर अगर वो डॉक्टर के पास गया और उसने अगर शुगर चेक की तो वो जो ट्रांजिएंट चेंज है शुगर उसकी जो एक दिन के लिए जो बढ़ी है, उस पेशेंट को डायबिटिक घोषित किया जाता है, होता है ना. और फिर उसको फिर सल्फोनेरिया, बाइग्यूनाइड जो कुछ है उनका वो चालू हो जाता है. जो चीज़ एक दिन में कम होने वाली है, ठीक है, जो चीज़ 2-3 दिन में पाचन होने के बाद ठीक होने वाली है, जो चीज़ 2-3 दिन के बाद आराम लेने पर कम होने वाली है, जो चीज़ व्यायाम करने से कम हो जाने वाली है, जो चीज़ रिवर्स होने वाली है आहार विहार से, उस चीज़ के लिए हम एंटी डायबिटिक ड्रग चालू कर देते हैं और फिर वो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट करके वो कॉलम में आ जाता है. यही हाइपरटेंशन के बारे में भी होता है, ठीक है. एक आधा किलोमीटर से चलते पेशेंट आ रहा है, डर गया है, बीपी चेक किया, बीपी बढ़ गया, दवाई चालू हो जाती है, कोई भी को कुछ उनका है उस पर, और फिर वो हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गया. तो कहीं पेशेंट 90-80% पेशेंट बन ही जाते हैं ऐसे इसमें, ठीक है. तो ये रिवर्स कर सकते हैं ना. कोई भी चीज़ अगर इससे शुगर बढ़ रही है, कुछ तो कारणों से शुगर बढ़ रही है, ऐसे नहीं बढ़ेगी, कुछ तो कारण से बढ़ेगी, तो वो कुछ कारण ढूंढ कर वो बंद करना, उसके रिवर्स कारण ये करना, ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए. तो ये बहुत क्रिटिकल कर देते हैं ऐसा. फिर हमें अभी ऐसे पेशेंट को क्या करना है, ये बड़ा क्वेश्चन है ना, ठीक है ना, हमारे सामने. तो ऐसे पेशेंट को वो डायबिटीज़ की गोली ले रहा है, ये गोली ले रहा है, वो ले रहा है, वो अभी वो ध्यान देना ही है, परंतु अभी के हिसाब से वो कौन से लक्षण दिखाता है और उस लक्षण के हिसाब से उनको व्याधि निश्चय करना और उसको ट्रीटमेंट देना. जो दोष बड़ा है वो दोष कम करना,
जो कम किया है वो बढ़ाना, ये सादी चीज़ करते ही रहना। हाँ, और उसकी दिनचर्या से लेकर सबको जो चर्या है वो उसको समझ में आना। ये ऐसे 2-3 महीने करोगे तो कुछ ठीक ठाक पता चल जाता है, हाँ अभी ये व्याधि है, अभी इस पर काम करना है, ये करते हैं। हम तो ऐसी ही दवाई देते हैं, शुगर कम करने के लिए दवाई, ऐसे पेशेंट ऐसे आते ना तो हम बोलते हैं देखो दवाई तो हम दे रहे हैं, हाँ अभी ये शुगर से जो कॉम्प्लिकेशन शरीर में आने वाले हैं, आपके क्या क्या आने वाले हैं वो बताते हैं हम। कि बाबा आपको रेटिनोपैथी हो सकती है, डर्मोपैथी हो सकती है, हाँ रीनल में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, ये वो, हाँ न्यूरोपैथी हो जाएगी। तो एटलीस्ट हम वो रोक सकते हैं। वो करते समय अगर शुगर कम हुई तो बहुत ही अच्छा। अगर 10-12 साल से अगर पेशेंट दवाई ले रहा है और आ गया हमारे पास तो हम ऐसे बताते हैं। अगर उससे शुगर कम हुई तो अच्छी बात है, नहीं भी हुई तो भी ये कॉम्प्लिकेशन हम रोक सकते हैं। फिर दवाई के क्या कॉम्प्लिकेशन है वो भी हम बताते हैं उस जो ले रहा है ना, और आपके ये लक्षण ये व्याधि के नहीं है, ये दवाई के हैं, ये भी हम बताते हैं। और फिर हमें क्या करना चाहिए इस हिसाब से हम दवाई देते हैं। जो कुछ है वो ट्रांसपेरेंट पेशेंट को बोलना, जैसे संप्राप्ति हमने लगाई है वैसे हम लगाते हैं। एक पेशेंट आया था परसों, उसको कंजेनाइटल ये था, कंजेनाइटल एक अभी वो 5 साल का बच्चा है, और उसने अगर आई चेक किए तो उसको कैटरेक्ट मिला, और फिर डॉक्टर ने बताया कि अंदर की जो एक नस है, एक जो ब्लड सप्लाई है वो बंद होना चाहिए था, वो नहीं बंद हुआ, वो फिर वो ये हो गया डेवलप। अभी उसकी ये विजन जाएगी, तो अभी क्या कर सकते हैं। अभी तो सांगली के एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने भी हाथ ऊपर कर दिए, वो बोले हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उससे बोल दिया। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना। पेशेंट अब मेरे पास आया था, अभी असाध्य नहीं हो सकता मेरे से, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आँखों के लिए ग्रंथ में क्या क्या अच्छा बताया है वो मैं उसको बता सकता हूँ, पादाभ्यंग करके, अभ्यंग करके सभी चीज़ें। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि ये आँख जो है वो मज्जा धातु का अवयव है, वह जो है उसका कफवय है। आँखों के लिए मज्जा धातु के लिए रसायन क्या क्या ग्रंथों में दिए हैं वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, हुआ क्या है, ब्लड सप्लाई बंद हुआ है, रक्त का दोष है, तो मैं रक्त प्रसादन कुछ यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सब हम कर सकते हैं ना, जो हमारे हाथ में है, ठीक है ना। हमें यही देखना है कि हमारे शास्त्र के हिसाब से वो क्या होता है। कोई भी व्याधि हो, इसलिए कोई भी अनुक्त व्याधि हो, अगर आपके वात पित्त कफ मल और धातु अगर आपके फिक्स हो, उसके जो कंसेप्ट फिक्स हो दवाई के, तो आप कोई भी व्याधि को इजी ये कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसका सॉल्यूशन। नहीं तो फिर उलझ जाओगे आप। शुगर कम कैसे करनी, फिर ये शुगर आयुर्वेदिक में शुगर कम करने के लिए क्या है, इसमें उलझ जाते हैं आप, कुछ उसमें हाथी कुछ लगता ही नहीं। तो कोई भी हो, डायबिटिक हो, थायराइड हो, कुछ भी हो, हमारे पास पेशेंट आया है, वो उसके लक्षण के अनुसार वो क्या व्याधि है। कुछ भी नहीं है, स्थूल है, स्थूलता की ट्रीटमेंट करो। कुछ भी नहीं है, कृश है, कृशता की व्याधि ट्रीटमेंट करो। कुछ भी नहीं है, अध्यशन अजीर्णाशन हो रहा है, पाचन ट्रीटमेंट करो। कुछ तो होगा ना, है कि नहीं। हाँ सर। एक बार एक क्षुधा निर्मिति के लिए, हाँ उसकी मतलब उसको भूख नहीं लगती है ना सर, और फिर दीपन करना है और फिर पाचन करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ डायबिटीज की ट्रीटमेंट करनी है मुझे। उसका फिर मैंने सोचा कि मुस्ता सिद्ध जल दूंगी उसको। विकृत कफ है तो स्किन पे भी जाएगा, और जो दोष हो गया उसका भी पाचन होगा, और स्किन के लिए आरगवत, ऐसे सोचा है सर। अग्नि एक बार पढ़ोगे तो अग्नि में क्या है, अग्नि बढ़ाने के लिए क्या लगता है, अग्नि बढ़ाने के लिए उष्ण गुण लगता है, अग्नि बढ़ाने के लिए क्लेद लगता है, अग्नि बढ़ाने के लिए स्नेह लगता है, अग्नि बढ़ाने के लिए वायु लगता है ना। अग्नि बढ़ाने के लिए आम नहीं निराम रहता है, निराम चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखना और अग्नि बढ़ाना, है ना। मुख्य क्या है, उसको दिनचर्या समझाना, दिनचर्या का महत्व समझाना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अध्ययन करते लोग अजीर्णाशन करते हैं, दिवास्वाप करते हैं, वो सब चालू ही रहेगा, है ना। बीच बीच में 4-5 बार चाय पीते हैं, तो ये सब उनका ये करना। सर, वो एलर्जी इसी केस में ये क्या प्रॉब्लम है कि उसका दिनचर्या एकदम वो 5 बजे उठ जाती है, वॉकिंग भी 5 to 10 किलोमीटर्स करती है, और ये सोना भी नहीं हो, दिवास्वाप भी नहीं हो सर।
और खाने का भी अध्ययन नहीं है। है, वो अभी डायबिटिक है इसलिए उन्होंने ठीक ठाक उनका सब डाइट और ये किया होगा, है ना। हाँ तो सर, वही ना। अभी मैं क्या करता हूँ, अगली स्टेप बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, दवाई धीरे धीरे बंद करता हूँ। शुगर उनकी बढ़ने दो, ऐसे में बोलता हूँ। और फिर शुगर बढ़ने के बाद वो एक लक्षण दिखाना लगता है पेशेंट की, कुछ तो लक्षण दिखाता है, फिर कास दिखाता है, स्किन प्रॉब्लम का कुछ तो दिखाता है, उसके हिसाब से मैं दवाई देता हूँ, उसका आयुर्वेदीय व्याधि निश्चय कर और फिर उस दवाई से शुगर भी कम हो जाती है। क्योंकि आपके जो लक्षण पेशेंट बता रहा है वो कई लक्षण वो दवाइयों से हिडन हो गए, है ना, छुपा गए हैं ना, छुप गए वो लक्षण। तो आप कैसे डायग्नोसिस कैसे करोगे? हाँ, आपके पास पेशेंट अगर सिट्रिजिन खा के आ रहा है और बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं कंडू हो रहा है, तो आप कैसे पता चलोगे? आपको पता कैसे चलेगा? जब तक दवाई नहीं बंद होती तब तक आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या है। ठीक है ना। नहीं सर, उसको एलर्जी है अभी। हाँ, होने दो ना एलर्जी। उसको बीच बीच में मतलब वो नहाए भी ली तो उसकी जो वाटर है ना, हार्ड वाटर से भी उसको रैश आ जाती है। तो वही तो उसका ऐसे भी लोग हैं कि उनको ऐसे एलर्जी आते हैं। रक्तपाचक ये दिया तो भी वो कम हो जाता है। हाँ, ये सारता कम होने का कारण होता है। हाँ, कईयों को ऐसे नाखून ऐसे उठा ये करोगे तो भी ऐसे 4 लाइन उठ जाती है ना। ऐसे बहुत से लोग रहते हैं, है ना। ये सारता तो वो धातु का बल बढ़ाना रहता है। तो बल क्यों कम हो गया, फिर दूषित क्लेद रक्त में गया क्या, ये सब ऐसी संप्राप्ति निकाल कर उनका करना है। रसपाचक, रक्तपाचक। थोडासा गुंता असतो पण तो सॉल्व केला की सगळं सोपं असतं, आहे की नाही. असं एकदा का त्या दोरीचा आपल्याला सुरुवातीचा पॉईंट शेवटचा पॉईंट कळाला की गाठ कशी आहे, एकदा कळाली की मग सोपं होतं. नुसतं असं ते किवचत बसलं की ती दोरीची गाठ घट्ट होत राहणार. मग तेवढं कळालं की एकदम सोपं होऊन जाते. अजून काय, एक प्रश्न घेऊन थांबूया. थँक्यू सर. असं खूप किचकट वाटायला लागलं ना, परत ती केस घ्यायची डिटेल सरळ परत आणि चिंतन करत बसायचं. काय गोंधळ झाला आपल्याकडून, त्याच्याकडून काय गोंधळ झाला, कुठे काय, पोलीस कसे करतात तर चोर मिळाला नाही तर काय करतात, परत एकदा ती फाईल वाचतात. मग परत एकदा फाईल वाचल्यानंतर परत कुठे काय चूक झाली, कुठे हे राहिलं, कुठे विचारायचं राहिलं तर परत काढतात ना. तर आपण पण करायचं. एकदा सगळे पेशंट संध्याकाळी झाले की कुठला जो किचकट वाटतो की हा नाही बरा झाला माझ्याकडून, काय झालं गोंधळ, की परत त्याचं डिटेल काढायचं. मग काय विचारता आलं पाहिजे त्याला, पुढच्या फॉलोअपला ते तिथं लिहून ठेवायचं, हे याला विचारायचं पुढच्या वेळी. और हॅलो. हां सर बोला. हॅलो. हां बोला, विचारा. प्रश्न विचारायचा होता. आता हे जे आपल्या स्किनवरती डिस्कशन चाललंय ना, तसंच एक पेशंट आहे की ज्यांची स्किनची थिनिंग होते, स्किन थिन होते आणि तसेच हिरड्या पण थिनिंग होत, म्हणजे हे होत चाललं, म्हणजे दात मोकळे व्हायला लागले. तर मग ह्याचं काय विचार करायचा? हिरड्या कशाचा अवयव आहे? मांस आणि रक्ताचा अवयव आहे. त्वचा कशाची आहे? मांसातून उत्पन्न त्वचा आहे की नाही. त्वचेचा वर्ण कोण प्रकाशन करतं? हां, पित्त करतं. मग आपल्याला काय करायचं आहे? रक्तावर मांसावर काम करायचं आहे की नाही. रक्त मांसाची ट्रीटमेंट काय आहे? विरेचन आहे ना. नाही. हो सर. हां, मग सोपं आहे. आणि मांस वृद्धीसाठी काय, म्हणजे आपण त्यात मांस वृद्धीसाठी मांसाच्या अनुरूप असलेले गुण अनुरूप द्या, नाहीतर द्रव्य अनुरूप द्या. साक्षात मांस द्या, नाहीतर माश आहे, हे आहे, ते सगळं द्या तुम्ही. मनुका आहे ना, त्याच्यात मांस आहे. रक्ताचा उष्ण तीक्ष्ण गुण कन्सिडर करावा लागेल का? कशाचा? रक्ताचा उष्ण तीक्ष्ण गुण कधी कधी मांसाला शैथिल्य आणतं. मांस हे धारण करणारा धातू आहे ना, त्याच्यामध्ये पृथ्वी महाभूत जास्त है ना. तो मांस में पृथ्वी महाभूत ज़्यादा है, तो वो कम पतला कैसे होगा? अगर रक्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ेगा तब होगा. तो वो कम करना है. ऐसे बरोबर आहे की नाही. मग त्या हिरड्या अशा मऊ वाटायला लागतात, दात हलायला लागतात, हिरड्यातून पाणी यायला लागतं, रक्त यायला लागतं, आहे की नाही. जर हिरड्यांना घाण वास येत असेल, कृमी असेल तर कडू रसाने गंडूज करायचं. हलत असतील हिरड्या, दात हलत असतील तर कशाय रसाने करायचं. आपलं पृथ्वी महाभूत हवं आहे ना, मग कशाय रस पाहिजे, आहे की नाही. अजून चल
अजून एक घेऊया आणि थांबूया. अजून कोणाला काय विचारायचं आहे? किसी को कुछ पूछना है? सगळ्या दंतधावन करताना कडू कधी वापरायचं, कशाय कधी वापरायचं हे पण आपल्याला हे झालं पाहिजे, हे की नाही? हॅलो, बोला. सर फायब्रो ॲडिनोमाचे पेशंट तुला कसं विचार करायचं, म्हणजे फॅट रिलेटेड आहे की मास रिलेटेड आहे? हे जे अर्बुद आहे प्रकरण आहे ना, हे लक्षात ठेवा. आपल्याला कसं झालं असतंय, गाठ म्हटली की म्हणजे मॉडर्न असतं आपल्या डोक्यात, त्यामुळे गाठ म्हटली की ती मांसाची, मेदाची है ना गाठ, है ना. पण आयुर्वेदानुसार हे जे अर्बुद होतात त्याच्यात काय होतंय, मूळ वाताची विकृती आहे आणि तो वात त्या मांसगत होतो, मेदगत होतो आणि त्या गाठी तयार करतो. हे असं आहे. त्यामुळे विरेचन आलेलं आहे अर्बुदाच्या ट्रीटमेंटमध्ये, जी वायूची ट्रीटमेंट आहे. हॅलो, त्यामुळे ती विरेचन ही ट्रीटमेंट आहे. आपल्याला काय झालं असतं, पूर्वग्रह दूषित आपण एक असतो, म्हणजे श्वासाचा पेशंट आहे म्हणजे तिथे कफाची वृद्धी आहे की नाही, कारण आपण मॉडर्नमध्ये नेब्युलायझेशन लावलं जातं, जे काही औषधी दिलं ते कफ कमी करायला म्युकोलायटिक एजंट दिले जातात, बरोबर आहे की नाही. आणि श्वासाच्या ज्यावेळी तुम्ही काय बरं ते हेतू बघाल, तिथं काय सांगितलं आहे, तिक्त कषाय रसांचा अतिवापर, अतिलंघन, विरेचन वमनाचा अतिवापर, असं कशात सांगितलं आहे, श्वासाच्या ह्याच्यात. सगळे हेतू वाताचे आहेत, है की नाही. हॅलो, त्यामुळे आपल्याला आयुर्वेदिक बघायचं, आपण आयुर्वेदिक दृष्ट्या काय, बरोबर आहे की नाही. त्या श्वासाच्या मध्ये मॉडर्नमध्ये काय असतं, काहीतरी थंड खाल्लं, काहीतरी खाल्लं की ते सगळं कफ वाढणार आणि म्युकोलायटिक एजंट देणार तुम्ही. पण आपल्यामध्ये असा सगळा विषय आहे. त्यामुळे आपल्या पद्धतीने ते बघायचं. ओके, अजून झालं? थांबूया का? हॅलो, संपले का प्रश्न? हो सर. ओके, धन्यवाद. थँक्यू सर.